अरे हम लोगों के घरों के बाहर यह लकड़ियां किसने रख दी? भाई पता नहीं, समझ नहीं आ रहा किसने हमारे घरों के बाहर लकड़ियां रख दी हैं। दिसंबर बस शुरू ही हुआ था, लेकिन ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि पूरे शरीर में जैसे कंपन सी हो उठी और हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल फैला हुआ था। अरे भाई बहुत ठंड है। ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। लगता है जैसे आसमान से बर्फ की बारिश हो रही हो और सब कुछ सफेद चादर में ढक गया हो। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। लोग और जानवर सब ठिठुर रहे हैं, हाथ पांव जम रहे हैं, सांस थम सी गई है। सच में भाई, इस ठंड ने इंसान और जानवर सबको बराबर अपने भय में डाल दिया है। पता नहीं भाई अब क्या होगा। भाई, अब चलो अपने घर चलते हैं। अगर और थोड़ी देर हम बाहर रुके रहे तो हम भी जम जाएंगे। घर पहुंचते ही कम से कम थोड़ी गर्मी का एहसास तो मिलेगा। इतना कहकर वो दोनों वहां से अपने घर चले गए। इस भयानक ठंड को देखकर लोगों के भीतर डर समा चुका था। इंसान ही नहीं, जानवर भी इस दर्द भरी ठंड से कांप रहे थे। जैसे ही शाम ढलती, गांव पर सन्नाटा छा जाता। उस गांव में राकेश नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल चला जाता, लकड़ियां काटता और अपने घर का गुजारा चलाता था। राकेश का जीवन कठिन था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से वह अपने परिवार का पेट भरता। आज ठंड बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे यह ठंड और भी बढ़ती जा रही है। जनवरी का महीना तो अभी शुरू ही हुआ है और ठंड अभी से अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। हाथ पांव सून हो रहे हैं, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अब बताओ हम क्या करें? तुम सही कह रही हो मोहिनी, ऐसी जानलेवा ठंड तो कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग आग जलाकर भी कांप रहे हैं। सुना है इस बार कड़ाकेदार ठंड पड़ने वाली है। पता नहीं मोहिनी आगे क्या होगा। हम तो किसी तरह खुद को संभाल लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा? वह तो अभी बहुत छोटे हैं। इतनी जानलेवा ठंड और कड़कती हवाएं, ये सब वह कैसे सह पाएंगे? इस बारे में तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। चलो एक काम करते हैं, इस बार मैं कुछ पैसे सेठ जी से उधार ले लेता हूं। इस पैसों से हम घर की मरम्मत करवा देंगे और इस टूटी खिड़की को भी बनवा देंगे। इसकी वजह से रात भर हमें ठंड में ठिठुरना पड़ता है। ठीक है जी, यही सही रहेगा। आप जाइए और कुछ पैसे ले आइए। अगले दिन राकेश पैसे लेने के लिए सेठ के पास जाता है। तभी उसे रास्ते में राजन मिलता है और उससे कहता है, अरे राकेश भाई, अच्छा हुआ कि आप रास्ते में ही मिल गए। राकेश भाई, कृपया करके घर पर कुछ लकड़ी पहुंचा दीजिए। वैसे आप अभी कहाँ जा रहे थे? क्या बताऊं राजन भाई, देख रहे हो ना, ये ठंड जान लेने वाली है और सुना है पिछले से भी ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इसीलिए भाई मैं सेठ जी के पास जा रहा हूं कुछ पैसे उधार मांगने। अच्छा ठीक है राकेश भाई, जाइए, पर भूलना मत जैसा भी हो किसी तरह लकड़ी घर पर पहुंचा देना। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी तरह लकड़ी आपके घर तक पहुंचा दूंगा। इतना कहकर राकेश उधर से निकल पड़ता है। चलते चलते वह सेठ जी के घर पहुंच जाता है। सेठ जी, क्या आप कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? घर की मरम्मत करानी है। बहुत जगह से छत टूटी हुई है। ठंडी ठंडी हवा चारों तरफ से लगती है और सुना है कि इस बार ठंड और ज्यादा कड़ाके की पड़ने वाली है। अरे राकेश, चुप हो जाओ। और तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मेरे पास फालतू पैसे नहीं है जो मैं तुम जैसे लोगों को बांट दूं। सेठ जी बस कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं जल्दी आपको लौटा दूंगा। मालिक कृपा करिए, मुझ पर यकीन रखिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मेहनत करके और हर संभव तरीका अपनाकर मैं पैसा लौटा दूंगा। बस अभी कुछ पैसे दे दीजिए।
देख, तेरे जैसे तो गांव में पता नहीं कितने लोग हैं, दिन भर काम करते हैं, हाथ में छाले पड़ने पर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। मालिक कृपा करिए, मुझ पर यकीन रखिए। मैं आपसे वादा करता हूँ पैसा लौटा दूंगा। अरे चुप कर, अब बहुत हो गया। जितनी इज्जत बची है उतनी रख ले। अब तेरी जुबान ज्यादा चली ना तो याद रख, तेरे हाथ यहीं इसी जगह तुड़वा दूंगा। समझ आया? अब चुपचाप चला जा यहां से। राकेश अब पूरी तरह हार मान चुका था। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। दुखी मन और भारी कदमों के साथ वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? मेरे बच्चे, मेरी बीवी सब इस भयानक ठंड से ठिठुर रहे हैं। घर में ना आग जलाने के लिए लकड़ी है, न तन ढकने के लिए कपड़ा। हे प्रभु, अब मैं कैसे उनकी रक्षा करूं? तू ही कोई रास्ता दिखा दे। राकेश बिना कुछ सोचे विचारे सीधा जंगल की तरफ चल पड़ा। आज जंगल से लकड़ियां मिल गई। कुछ हिस्सा मैं घर के लिए ले जाऊंगा ताकि रात में पत्नी और बच्चों को आग जलाकर ठंड से बचा सकूं। बाकी आधी लकड़ियां मैं गांव में बेच दूंगा ताकि उससे कुछ पैसा मिल जाए। राकेश फिर राजन के घर लकड़ियां देने जाता है। घर पर उसे राजन का भाई गौरव मिलता है और वो राकेश से कहता है, अच्छा हुआ राकेश, तुम लकड़ियां लेकर आ गए हो। अभी तो पता नहीं ये ठंड कितनी भयानक होगी। हाँ गौरव भाई, पता नहीं ये ठंड कितनी भयानक होने वाली है। अमीरों को तो सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। अच्छे कपड़े, खाना, घर की गर्मी, हर सुविधा उनके पास है। लेकिन हम गरीबों का क्या होगा? ठीक है गौरव भाई, अब मैं घर के लिए निकलता हूँ। शाम होने वाली है और ठंड और भी बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी घर पहुँचना होगा। इतना कहकर राकेश वहां से निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में राजन मिलता है और वो उससे पूछता है, अरे राकेश, घर पर लकड़ी पहुंचा दिया नहीं? हाँ भाई, लकड़ी पहुँचा दी है। गौरव भाई को दे आया हूँ। आप बस मुझे पैसे दे दो लकड़ियों के। ठीक है भाई। इतना कहकर राजन राकेश को पैसे दे देता है और राकेश पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। भाई, अब चलो, हमें भी घर की ओर निकल जाना चाहिए। शाम ढल चुकी है और ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अगर देर हो गई तो रास्ता भी दिखाई नहीं देगा। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। न कोई आदमी दिखाई देता है, न कोई जानवरों की आवाज सुनाई पड़ती है। जैसे पूरा गांव किसी डर में सिमट गया हो। चलो भाई, देर मत करो, जल्दी निकलते हैं अपने घर की तरफ। थोड़ी देर बाद राकेश भी अपने घर पहुंच जाता है। राकेश की पत्नी और उसके बच्चा ठंड से कांप रहा था और आंखों में डर के साथ इंतजार झलक रहा था। क्या हुआ जी? आप इतनी देर कहाँ रह गए थे? देख रहे हैं ना, ये ठंड कितनी भयानक होती जा रही है। देखिए, हमारे बच्चों की हालत कैसे ठंड में कांप रहे हैं। अरे क्या करूं, मोहिनी सेठ जी के पास गया था पैसे उधार मांगने, पर उन्होंने तो बिना सोचे समझे साफ मना कर दिया। अब क्या होगा जी? देखिए न अपने बच्चों की हालत। ऐसे ठंड में तो ये बीमार पड़ जाएंगे। इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मेरा भी सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इन बच्चों का तो सोचिए, कैसे झेलेंगे ये सब। मोहिनी, कुछ करना होगा। सेठ ने तो पैसे नहीं दिए, पर मैं एक काम करूंगा। मैं कल सुबह ही जाऊंगा जंगल में। वहां पर कई सूखी लकड़ियां पड़ी होंगी। मैं उन्हें काटकर गांव में बेच दूंगा। जो पैसे आएंगे उससे राशन और अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी ले आऊंगा। राकेश अगली सुबह जंगल लकड़ियां लेने जाता है। तभी उसे रास्ते में रमेश मिलता है और उससे पूछता है, राकेश भैया, कहाँ जा रहे हो? इतनी सुबह जंगल जा रहे हो तो मत जाओ, जाना बेकार है। पर क्यों भैया, क्या हुआ? अरे भैया, सेठ जी ने जंगल से सारी सूखी लकड़ियां ही उठा ली हैं। उनके लोग सुबह सुबह ही आ गए थे, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, और पूरा जंगल खाली कर गए। अब तो वहां कुछ नहीं बचा है। क्या भैया, तुम सच कह रहे हो? क्या सच में अब कुछ नहीं बचा?
अरे भैया, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद जाकर देख लो। जंगल में अब एक भी सूखी लकड़ी बची नहीं है। उसकी बातों से मानो जैसे ठंड की एक और परत राकेश के ऊपर गिर गई हो। राकेश जब जंगल पहुंचा तो आंखों के सामने जो नजारा था उसने उसकी उम्मीदों को चीर दिया। जहां पहले सूखी लकड़ियों के ढेर थे, वहां अब खाली जंगल था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसके पास जाकर मदद मांगूंगा? उसकी उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी थी। उधर दूसरी तरफ मोहिनी और उसके बच्चे आंखों में उम्मीद लिए उसका इंतजार कर रहे थे। हर बीतते पल के साथ ठंड और भी तेज होती जा रही थी। राकेश ठिठुरती ठंड को चीरते हुए अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचते ही मोहिनी उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आप ठीक तो है ना? कहाँ थे इतनी ठंड में? अरे क्या बताऊं मोहिनी, अब तो पता नहीं क्या होगा। राकेश ने मोहिनी को अपने साथ हुई सारी घटना बता दी। जी, अब क्या होगा? इतनी ठंड भरी रातें अब हम कैसे काटेंगे? आज रात के लिए थोड़ी सी जो लकड़ियां बची हैं उसे हम जला देंगे, उससे काम चल जाएगा। रात तो गुजर ही जाएगी, कल कुछ और सोचेंगे। इस कठोर ठंड से केवल राकेश और उसका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव परेशान था। चारों ओर ठंड का कहर फैल चुका था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन ठंड अभी भी अपनी पूरी ताकत से बरकरार थी। एक आदमी ऐसा भी था जो लोगों की मजबूरी का पूरा फायदा उठा रहा था। गांव का सेठ, उसने जंगल से लाई हुई लकड़ियां ऊंचे दामों पर बेचनी शुरू कर दिया था। सेठ जी, बस जरा सी लकड़ी दे दीजिए। मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। ठंड से रात कट ही नहीं रही, नहीं तो इस ठंड में हमारी जान चली जाएगी। हाँ, तो लकड़ी देने को कौन मना कर रहा है? पैसे दे और जितनी चाहे उतनी लकड़ी ले जा। मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है सेठ जी, मेरे पास अभी 40 रुपए हैं, इसमें जितनी आ जाए दे दीजिए। अरे अरे, लकड़ियां लेने आया है या इसकी सुगंध लेने? 40 रुपए में कुछ नहीं मिलेगा। लकड़ियां 200 रुपए किलो हैं। जा, पहले 200 रुपए लेके आ। चल, अब जा यहाँ से। दूसरी ओर मोहिनी राकेश से कहती है, आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? देख नहीं रहे क्या हमारा बच्चे ठंड से थरथर कांप रहे हैं? जाओ और सेठ से कुछ लकड़ी ले आओ। राकेश को पता था कि उसके पास लकड़ी खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। फिर भी वह किसी आशा के सहारे सेठ के घर चल पड़ा। सेठ जी, मुझे जरा सी लकड़ी दे दीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे और बीवी ठंड से मर जाएंगे। तू क्या समझता है मैंने कोई गरीब खाना खोला हुआ है जो लकड़ियां मुफ्त में देता फिरूं? कृपया मुझे कुछ लकड़ियां आप अभी दे दीजिए, मैं उसके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। चल जा, यहाँ से पहले पैसे लेकर आ, अगर लकड़ियां चाहिए तो। राकेश कुछ कह न सका और भारी उदास मन से घर लौट आया। राकेश के मन में कुछ अजीब सा चल रहा था। क्या हुआ जी, लकड़ियां नहीं लाए? क्या बताऊं, मोहिनी सेठ ने एक भी लकड़ी उधार नहीं दी, उल्टा मुझे वहां से बेइज्जत करके भगा दिया। अब क्या होगा जी? हम क्या करेंगे? लकड़ी के बिना ठंड भरी रातें कैसे कटेंगी? तुम ज्यादा चिंता मत करो मोहिनी, देखना कल तक सेठ का सारा घमंड टूट जाएगा और गांव के हर घर में लकड़ी होगी, तुम देख लेना। राकेश की आंखों में एक तेज चमक थी। रात के ठीक 2 बज चुके थे। ठंड अपनी पूरी ताकत दिखा रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में राकेश बिना कुछ सोचे सीधे सेठ की घर की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसके मन में सेठ के लिए आग जल रही। थोड़ी ही देर में राकेश सेठ के गोदाम तक पहुंच गया। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। राकेश ने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा फैसला करने जा रहा हो। अब देखता हूँ सेठ क्या करेगा। कल सुबह होते ही उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा और कल से गांव के किसी गरीब को सेठ से लकड़ी नहीं खरीदनी पड़ेगी। राकेश सारी लकड़ियों के गट्ठर एक एक करके उठाकर सबके घरों के बाहर रख देता है। रात कट गई, सुबह हो चुकी थी। पूरे गांव में एक ही बात की चर्चा थी। हर घर के बाहर लकड़ियों का बड़ा सा ढेर रख दिया गया था।
लोग हैरान थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे, यह सारी लकड़ियां अचानक से कहां से आ गई? कुछ के आंखों में राहत की चमक थी, तो कुछ के चेहरों पर अब भी सवाल और उत्सुकता छलक रही थी। अरे भाई, ये लकड़ियां यहाँ कहाँ से आ गईं? किसने किया? ये सब कौन हो सकता है जिसने हमारी इतनी मदद की? खैर, जो भी हुआ, आज से ठंड से हमारे झगड़े खत्म। अब हम आराम से और खुशी से लकड़ी जलाकर रात काटेंगे। उधर सेठ का होश उड़ चुका था। खाली गोदाम देखकर वह सोच रहा था कि गरीबों का हक छीनकर और उन्हें परेशान कर वह बहुत खुश और ताकतवर महसूस करेगा। लेकिन राकेश ने उसका घमंड एक ही रात में चकनाचूर कर दिया। उसके मन में घमंड और जलन भर चुका था, लेकिन शायद वह भूल गया था कि ऊपर वाला भी मौजूद है, जो हर चीज देख रहा है और हर नियत पर नजर रखता है। धीरे धीरे उसका अहंकार टूटने लगा, क्योंकि सच और इंसानियत की शक्ति उससे कहीं बड़ी थी और गांव वालों को भी अपना हक मिल चुका था। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल सेमी क्रिएशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।